नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं डिटेक्टिव डायरी, जहां हर कहानी एक केस है और हर केस में छुपा है एक राज। रात के ठीक 2:43 हो रहे थे। नागपुर के सरकारी शवगृह के बाहर पुलिस की लाल बत्ती धीरे धीरे घूम रही थी। अंदर एक ठंडी संगमरमर की टेबल पर एक लाश पड़ी थी और उस लाश के दाहिने हाथ में काले स्याही से एक नाम लिखा हुआ था, आदित्य वर्मा। वही नाम जो इस शहर के सबसे सीनियर जांच अधिकारी का था। आदित्य वर्मा वहीं खड़ा था, सामने रखी लाश को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ही मौत को देख रहा हो। डॉक्टर ने बहुत धीरे से कहा, सर, मरने से पहले इस आदमी ने खुद ये नाम लिखा है। आदित्य कुछ नहीं बोला, बस लाश को देखता रहा, क्योंकि वो इस आदमी को पहचानता था बहुत अच्छी तरह। ये कहानी 36 घंटे पहले शुरू हुई थी। सुबह के 6:10 थे। आदित्य के फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, सर, एक डेड बॉडी मिली है, लेकिन मामला अजीब है। लोकेशन थी नागपुर का पुराना सरकारी गेस्ट हाउस, कमरा नंबर 12। जब आदित्य वहां पहुंचा, कमरा बिल्कुल शांत था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी अंदर से। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई खून नहीं। लाश बिस्तर पर सीधी पड़ी थी, आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर ऐसा डर जैसे मौत से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। टेबल पर एक छोटी सी डायरी रखी थी। आदित्य ने आखिरी पन्ना पढ़ा। अगर ये पढ़ रहे हो तो समझ लो अगला नंबर तुम्हारा है। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर लिखा था, 217। आदित्य ने डायरी बंद कर दी। उस वक्त उसे यह सिर्फ एक अजीब धमकी लगी, एक पागल आदमी की लिखी हुई लाइन। उसे यह नहीं पता था कि यही नंबर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मौत का कारण लिखा था हार्ट फेलियर, लेकिन आदित्य को कुछ ठीक नहीं लगा। दिल बिल्कुल सही था, कोई पुरानी बीमारी नहीं, कोई जहर नहीं। उसने डॉक्टर से पूछा, आपको सच में यही लगता है? डॉक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सर, ये हार्ट फेलियर नहीं लगता। तो क्या लगता है? डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, सर, ये आदमी बहुत ज्यादा डर गया था। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। डर से कोई नहीं मरता डॉक्टर। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, सर, कुछ डर दिल की धड़कन ही रोक देते हैं। आदित्य ने डायरी दोबारा खोली। पिछले 7 दिन की एंट्री थी। हर दिन एक ही बात लिखी थी। पहले दिन, आज फिर वो आया था। दूसरे दिन, अब मुझे यकीन होने लगा है। तीसरे दिन, ये कोई इंसान नहीं है। चौथे दिन, पुलिस मेरी मदद नहीं कर पाएगी। 5वें दिन, मुझे पता चल गया है कौन है वो। 6ठे दिन, अगर मैं मर गया तो फाइल 217 देखना। और आखिरी लाइन, आदित्य वर्मा से दूर रहना। यह पहली बार था जब इस केस में उसका अपना नाम लिखा हुआ मिला। उसने इसे सिर्फ एक संयोग समझा और फाइल बंद कर दी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली रात ठीक उसी समय 2:43 दूसरी लाश मिली। इस बार एक किराए का फ्लैट। तरीका वही था, कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, चेहरे पर वही जमे हुए डर के निशान। लेकिन इस बार एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली, मरने से कुछ मिनट पहले की। रिकॉर्डिंग में पहले सिर्फ तेज सांसों की आवाज थी, फिर कांपती हुई आवाज आई, वो खड़ा है दरवाजे के पास, चेहरा दिख नहीं रहा, लेकिन वो मेरा नाम जानता है। कुछ पल खामोशी रही, फिर डर से भरी आवाज बोली, वो कह रहा है कि इस 217 कभी बंद नहीं होता। और फिर अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी। रिकॉर्डिंग वहीं बंद हो गई। आदित्य के माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत पुरानी फाइलें मंगवाईं। पहली ही फाइल देखकर उसके हाथ कांप गए। केस नंबर 217, 12 साल पुराना केस, 3 रहस्यमयी मौतें, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम आदित्य वर्मा। केस क्लोज लिखा था, अपराधी अज्ञात। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस केस के बाद
आदित्य 6 महीने तक कोमा में रहा था और उसे उस समय की एक भी याद नहीं थी। तीसरी लाश सीधे पुलिस लॉकअप में मिली। कैदी रात को बिल्कुल ठीक था, सुबह मरा हुआ मिला। उसके हाथ में एक कागज था। तुमने मुझे मारा नहीं था, तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया था। नीचे लिखा था केस 217। और उसी पल आदित्य का फोन बजा। अनजान नंबर। उधर से शांत आवाज आई, सर, खेल अब असली शुरू हुआ है। आप आखिरी गवाह हैं और आखिरी कातिल भी। कॉल कट गया। कुछ ही घंटों बाद आदित्य उसी शवगृह में खड़ा था, एक लाश के हाथ में अपना ही नाम लिखा हुआ देखता हुआ। अब सवाल ये नहीं था कि कातिल कौन है, सवाल ये था, क्या आदित्य अपने ही अतीत का अपराधी है? आदित्य देर तक उस लाश को देखता रहा। नाम, उसका अपना नाम, काले अक्षरों में किसी मरते हुए इंसान की आखिरी ताकत से लिखा गया था। डॉक्टर ने धीरे से हाथ रखा। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। आदित्य ने सिर हिला दिया, लेकिन उसका ध्यान लाश पर नहीं, अपने दिमाग पर था, क्योंकि उसके दिमाग के किसी कोने में कोई पुरानी तस्वीर धीरे धीरे उभरने लगी थी। एक अंधेरा कमरा, तेज रोशनी, कुर्सी से बंधा कोई आदमी और सामने वो खुद। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। उसे ये सब याद क्यों आने लगा था, वो समझ नहीं पा रहा था। उसने उसी रात अपने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाए। फाइल मोटी थी, पीले पड़ चुके पन्ने। पहले पन्ने पर साफ लिखा था, हेड इंजरी, डीप कोमा, 6 महीने। नीचे नोट था, मेमोरी लॉस की संभावना। आदित्य कुर्सी पर बैठ गया। 6 महीने की जिंदगी उसके दिमाग से पूरी तरह गायब थी। और अब ठीक उसी समय से जुड़े लोग एक एक करके मरने लगे थे। अगली सुबह वो उस पुराने सरकारी अस्पताल पहुंचा जहां 12 साल पहले वो भर्ती था। रिसेप्शन पर बैठी बुजुर्ग नर्स उसे देखते ही ठिठक गई। आप आदित्य सर है ना? आदित्य ने हैरानी से पूछा, आप मुझे जानती हैं? नर्स ने सिर हिलाया। आपको कौन भूल सकता है सर? हर रात आप नींद में चिल्लाते थे। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। क्या बोलता था मैं? नर्स कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सर आप एक ही नाम लेते थे। कौन सा नाम? नर्स ने धीरे से कहा, विक्रम सेन। ये नाम सुनते ही आदित्य के सिर में तेज दर्द उठने लगा। उसे लगा जैसे कोई जबरदस्ती उसकी यादें खोल रहा हो। उसने तुरंत पुराने केस के दस्तावेज मंगवाए। केस नंबर 217। 3 मर्डर, 3 संदिग्ध, 3 गवाह। और तीनों अब जिंदा नहीं थे। केस की आखिरी रिपोर्ट में एक लाइन थी जो उसने पहले कभी नहीं पढ़ी थी। मुख्य संदिग्ध विक्रम सेन। स्थिति, पूछताछ के बाद छोड़ा गया। आदित्य का गला सूख गया। मतलब उसने किसी को जाने दिया था, किसी ऐसे आदमी को जो आज बदला ले रहा था। उसी शाम उसके घर की घंटी बजी। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास एक पुराना लिफाफा पड़ा था। अंदर एक तस्वीर। 3 आदमी जमीन पर बैठे हुए, हाथ पीछे बंधे, डरे हुए चेहरे। और उनके पीछे खड़ा एक पुलिस अफसर। आदित्य ने तस्वीर को ध्यान से देखा। वो पुलिस अफसर वो खुद था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम चौथे थे। आदित्य के हाथ कांपने लगे। रात होते ही ठीक वही समय, 2:43। फोन फिर बजा। अनजान नंबर। आदित्य ने कॉल उठाई। उधर से वही शांत आवाज आई, सर, याद आने लगा? आपने मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ा था, आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया था। अब आपकी बारी है। कॉल कट गया और उसी पल आदित्य के दरवाजे पर धीमी सी खटखट हुई। वो धीरे धीरे उठा, बंदूक हाथ में ली,
दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक छोटा सा पैकेट रखा था। अंदर एक पुराना पहचान पत्र, नाम लिखा था विक्रम सेन, और नीचे लाल स्याही से लिखा था केस अभी जिंदा है। आदित्य समझ चुका था, यह सिर्फ बदला नहीं था, यह किसी बहुत बड़ी और बहुत पुरानी साजिश की शुरुआत थी, और वो इस साजिश का सबसे अहम हिस्सा था। आदित्य देर तक उस पहचान पत्र को हाथ में लेकर बैठा रहा। विक्रम सेन नाम पढ़ते ही उसके दिमाग में फिर वही दर्द उठने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी यादों के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे हों, लेकिन जो कुछ भी अंदर था वो बहुत डरावना था। अगली सुबह आदित्य सीधे पुलिस रिकॉर्ड रूम पहुंचा। उसने विक्रम सेन की पूरी फाइल निकलवाई। फाइल बहुत पतली थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसमें से ज्यादातर पन्ने निकाल लिए हों। पहले पन्ने पर लिखा था विक्रम सेन, पूर्व इन्वेस्टिगेशन एजेंट, विशेष नियुक्ति। नीचे एक लाइन और थी, केस 217 के दौरान लापता घोषित। मतलब वो मरा नहीं था, गायब हुआ था, और जो आदमी गायब हो जाता है वो अक्सर किसी दिन वापस भी आता है। आदित्य ने फाइल बंद की और अपने पुराने सीनियर से मिलने चला गया, रिटायर्ड अफसर शर्मा साहब। 12 साल पहले वही उस यूनिट के हेड थे जिसमें आदित्य काम करता था। दरवाजा खुलते ही शर्मा साहब का चेहरा पीला पड़ गया। तुम अभी जिंदा हो? आदित्य ठिठक गया। इसका क्या मतलब सर? शर्मा साहब ने उसे अंदर बुलाया, दरवाजा बंद किया, कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आदित्य, मैं समझता था ये सब बहुत पहले खत्म हो चुका है। आदित्य ने सीधे सवाल किया, विक्रम सेन कौन था? शर्मा साहब कुछ पल चुप रहे, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, वो सिर्फ एजेंट नहीं था, वो दिमाग के साथ काम करता था। डर, यादें, कबूलियत। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। केस 217 मर्डर केस नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंट था। शर्मा साहब ने अलमारी से एक पुराना लाल रंग का फोल्डर निकाला। ऊपर लिखा था गोपनीय। अंदर कुछ ही पन्ने थे। लिखा था प्रोजेक्ट 217, उद्देश्य डर के जरिए सच निकलवाना। विक्रम सेन, लीड साइको एनालिस्ट। आदित्य वर्मा, फील्ड इन्वेस्टिगेटर। आदित्य की सांस रुक गई। मतलब वो सिर्फ जांच नहीं कर रहा था, वो खुद एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। तो लोग क्यों मरे? आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा। शर्मा साहब ने आंखें बंद कर लीं। क्योंकि कुछ दिमाग डर सहन नहीं कर पाए। 3 सब्जेक्ट मर गए। और चौथा? आदित्य ने पूछा। चौथा कौन था? शर्मा साहब ने उसकी तरफ देखा। तुम। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात क्या हुआ था? आदित्य ने पूछा। शर्मा साहब का चेहरा कांपने लगा। उस रात विक्रम सेन ने सिस्टम तोड़ दिया था। वो एक्सपेरिमेंट रोकना चाहता था, लेकिन ऊपर से आदेश आया था, उसे खत्म कर दो। आदित्य की आंखें फैल गईं। और मैंने? शर्मा साहब ने धीरे से कहा, तुम्हें उसे मारने भेजा गया था। आदित्य की यादों में अचानक एक और झलक आई। अंधेरा गलियारा, भागता हुआ कोई आदमी, और पीछे वो खुद बंदूक हाथ में लिए। लेकिन वो मरा नहीं, शर्मा साहब बोले। वो बच गया, और उसी रात तुम्हारे सिर पर हमला हुआ। उसके बाद तुम कोमा में चले गए। आदित्य उठ खड़ा हुआ। अब सब साफ होने लगा था। विक्रम सेन सिर्फ बदला नहीं ले रहा था, वो पूरे प्रोजेक्ट की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहता था, और इसके लिए वो एक एक करके सबको खत्म कर रहा था जो उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। जैसे ही आदित्य बाहर निकला, उसका फोन बजा। वही आवाज, सर, अब समझ आ रहा है आपने मेरे साथ क्या किया था। 3 मर चुके हैं, अब आपका नंबर करीब है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी असली यादें पूरी तरह लौटानी होंगी। कॉल कट गया, और उसी पल आदित्य की फोन पर एक मैसेज आया, एक लोकेशन, और नीचे लिखा था, अगर सच जानना है तो अकेले आओ।
आदित्य समझ गया, अगला कदम सीधे उसके अतीत में ले जाने वाला था, और वहां शायद उसका सबसे बड़ा अपराध उसका इंतजार कर रहा था। आदित्य देर तक उस लोकेशन को देखता रहा। स्क्रीन पर लिखा था, नागपुर से बाहर पुराना इंडस्ट्रियल इलाका, वही जगह जहां 12 साल पहले केस 217 की आखिरी पूछताछ हुई थी। उसने बिना किसी को बताए गाड़ी निकाली। ये रास्ता उसे किसी केस की तरफ नहीं, सीधे अपने अतीत की तरफ ले जा रहा था। रात गहरी होती जा रही थी, सड़क सुनसान थी, चारों तरफ फैक्ट्रियों के टूटे ढांचे, जले हुए खंबे और हवा में अजीब सी खामोशी। गाड़ी रुकते ही आदित्य को महसूस हुआ, ये जगह उसे पहले से जानती है। वो धीरे धीरे एक पुरानी इमारत के अंदर गया। टूटी हुई सीढ़ियां, जंग लगे दरवाजे, दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, और अंदर एक कुर्सी, ठीक वैसी ही जैसी उसने अपने सपनों में देखी थी। अचानक पीछे से आवाज आई, बहुत देर कर दी आदित्य। आदित्य पलटा, बंदूक तानी। सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था, चेहरा आधे अंधेरे में, आवाज शांत लेकिन बहुत भारी। पहचाना? आदित्य की आंखें फैल गई, यादें तेजी से लौटने लगीं। कमरा, तेज लाइट, कुर्सी से बंधे लोग, और सामने खड़ा यही आदमी। विक्रम सेन, आदित्य के मुंह से निकला। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। आखिरकार तुम्हें याद आने लगा, विक्रम ने धीरे से कहा। तुम्हें पता है पहली मौत क्यों हुई थी? आदित्य चुप रहा। क्योंकि वो आदमी प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करना चाहता था। दूसरी मौत, उसने फाइलें चुराई थीं। तीसरी, वो गवाही देने वाला था। विक्रम की आवाज ठंडी थी। और अब तुम? आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा। तुम सच में क्या चाहते हो? विक्रम धीरे धीरे पास आया। मैं बदला नहीं चाहता, मैं सच चाहता हूं, ताकि दुनिया जाने सरकार ने क्या किया था और तुमने कितने लोगों को डर से तोड़ा था। आदित्य की सांस तेज हो गई। मैंने किसी को मारने का इरादा नहीं किया था। विक्रम हंसा। नीयत से फर्क नहीं पड़ता आदित्य, नतीजों से पड़ता है। विक्रम ने टेबल पर एक पुराना टेप रखा। ये सुनो। रिकॉर्डिंग चली। आदित्य की ही आवाज। अगर ये टूट गया तो इसे यहीं खत्म कर दो। फिर किसी की चीख, और फिर सन्नाटा। आदित्य के हाथ कांपने लगे। ये रात तुम्हारी आखिरी पूछताछ थी, विक्रम बोला, और उसी रात तुमने गलती कर दी थी। अचानक बाहर पुलिस की सायरन गूंज उठी। विक्रम चौकन्ना हो गया। तुम किसी को लेकर आए हो? आदित्य हैरान था। नहीं, लेकिन सायरन तेज होती जा रही थी। विक्रम पीछे हटा। लगता है कोई तीसरा भी इस खेल में आ गया है। और तभी ऊपर से एक गोली चली, सीधे विक्रम के कंधे में लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। आदित्य पलटा। ऊपर बालकनी में कोई परछाई खड़ी थी, और अगले ही पल वो गायब हो गई। विक्रम दर्द से कराहते हुए बोला, देखा, हम अकेले नहीं हैं, इस खेल में कोई और भी है। आदित्य को समझ आ गया, ये लड़ाई सिर्फ उसके और विक्रम के बीच नहीं थी। कोई तीसरी ताकत सभी को एक एक करके खत्म करना चाहती थी, और अगला निशाना शायद दोनों में से कोई भी हो सकता था। आदित्य ने विक्रम को उठाया। अगर जिंदा रहना है तो मुझे सब सच बताना होगा। विक्रम दर्द में मुस्कुराया। सच? तुम अभी आधा ही जानते हो आदित्य। असली खेल अब शुरू होने वाला है। और उसी समय आदित्य के फोन पर एक नया मैसेज आया। लिखा था, दोनों गलत है, असली कातिल अभी भी सिस्टम के अंदर है। आदित्य का खून ठंडा पड़ गया। मतलब जिसे वो दुश्मन समझ रहा था, वो भी शायद शिकार ही था, और असली दुश्मन अब भी कहीं बहुत पास था। आदित्य देर तक उस मैसेज को देखता रहा। असली कातिल अभी भी सिस्टम के अंदर है। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मतलब विक्रम सेन भी पूरी सच्चाई नहीं जानता था, और जो तीसरी परछाई गोली चलाकर भागी थी, वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता था। आदित्य ने विक्रम को सहारा देकर अपनी गाड़ी में बिठाया। खून तेजी से बह रहा था। हॉस्पिटल ले चलो, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। नहीं, आदित्य बोला, सरकारी हॉस्पिटल नहीं, वहां कोई ना कोई पहले से बैठा होगा। उसने गाड़ी मोड़ दी, एक पुराने प्राइवेट क्लिनिक की तरफ। वही क्लिनिक जहां कभी गोपनीय इलाज हुआ करता था। डॉक्टर ने जल्दी से गोली निकाल दी। विक्रम की हालत स्थिर थी,
कमरे के बाहर आदित्य अकेला बैठा रहा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। 3 मौतें, विक्रम की वापसी और अब तीसरा खिलाड़ी। मतलब ये खेल किसी एक आदमी का नहीं था, ये पूरे सिस्टम का था। सुबह होते ही आदित्य ने अपने सबसे भरोसेमंद अफसर को बुलाया। नाम था राहुल देशमुख। पुराना साथी, ईमानदार और अब तक इस केस से दूर रखा गया था। आदित्य ने सब कुछ बता दिया। कोमा, प्रोजेक्ट 217, विक्रम और तीसरी परछाई। राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सर, अगर सिस्टम में ही दुश्मन है तो हमें सिस्टम के बाहर से खेलना होगा। उसी वक्त आदित्य के फोन पर एक और मैसेज आया। इस बार सिर्फ 3 शब्द, फाइल 9 खोलो। आदित्य ठठक गया। फाइल 9? ये वही फाइल थी जो स्पेशल यूनिट के सबसे गहरे राज रखती थी, जिसे देखने की इजाजत सिर्फ 3 लोगों को थी और उनमें से एक वो खुद था। रिकॉर्ड रूम में एक अलग अलमारी थी, ताला डिजिटल, कोड पुराना। आदित्य ने कोड डाला। दरवाजा खुलते ही अंदर ठंडी हवा सी चली। फाइल 9 मोटी थी, बहुत मोटी। ऊपर लिखा था, प्रोजेक्ट 217 फाइनल रिपोर्ट। आदित्य ने पन्ने पलटे और जो पढ़ा उसने उसकी रूह हिला दी। तीनों मरे हुए लोग असल में सब्जेक्ट नहीं थे, वे एक्सपेरिमेंट की निगरानी टीम थे जो बाद में सब कुछ उजागर करने वाले थे। और नीचे एक नाम था जो आदित्य ने कभी सोचा भी नहीं था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरुण मल्होत्रा। वही नाम जो आज शहर का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी था, डीजीपी अरुण मल्होत्रा। आदित्य की सांस रुक गई। मतलब जिस आदमी के आदेश पर पूरी पुलिस चलती थी, वही आदमी इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। और अब वो एक-एक करके अपनी ही गुनाहों के गवाह खत्म कर रहा था। विक्रम इसलिए जिंदा था क्योंकि वो सीधे अरुण मल्होत्रा तक पहुंच सकता था। उसी समय क्लिनिक से कॉल आया। सर, विक्रम होश में आ गया है। आदित्य तुरंत पहुंचा। विक्रम की आंखें खुली थीं। कमजोर आवाज में बोला, अब तुम्हें नाम पता चल गया होगा। आदित्य चुप रहा। अरुण मल्होत्रा, विक्रम बोला, वही असली कातिल है और वही हम दोनों को मरवाना चाहता है। आदित्य ने धीरे से पूछा, तुम्हारे पास सबूत है? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। सबूत मेरे दिमाग में नहीं, एक पेन ड्राइव में है, जिसे मैंने उस आदमी के घर में छुपा रखा है। आदित्य चौंक गया। किस आदमी के घर में? विक्रम की सांस भारी होने लगी। उसके सबसे भरोसेमंद आदमी के, तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त के। और इतना कहकर वो बेहोश हो गया। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका सबसे करीबी दोस्त, मतलब या तो राहुल या फिर कोई और जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था। और अगर वो आदमी पहले से दुश्मन था तो अब आदित्य अकेला था, पूरे सिस्टम के सामने। और अगला कदम शायद उसके सबसे बड़े धोखे को खोलने वाला था। आदित्य देर तक क्लिनिक के गलियारे में खड़ा रहा। विक्रम की आखिरी बात उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त के घर में। उसके पास 2 ही नाम थे, राहुल देशमुख या फिर कमिश्नर ऑफिस में बैठा पुराना साथी अजय कुलकर्णी। दोनों पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था। और यही बात सबसे खतरनाक थी। उसने सीधे राहुल को कॉल किया। तुम अभी कहाँ हो? राहुल की आवाज सामान्य थी। सर, ऑफिस में ही हूं। आज कहीं गए थे? नहीं सर, पूरा दिन यहीं। आदित्य ने फोन रख दिया। आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा शांति भी अक्सर सच नहीं होती। अब दूसरा नाम बचा था, अजय कुलकर्णी। पुराना दोस्त, 20 साल की दोस्ती, हर मुश्किल में साथ। और आज डीजीपी का सबसे भरोसेमंद आदमी। आदित्य ने उसके घर का पता निकाल लिया और बिना किसी को बताए सीधे वहां निकल पड़ा। रात हो चुकी थी। बंगला बड़ा था, सुरक्षा कम, अंदर ज्यादातर लाइट बंद। आदित्य ने पीछे की खिड़की से चुपचाप अंदर प्रवेश किया। घर बहुत शांत था। हर कदम पर उसका दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि वो अपने दोस्त के घर में चोर की तरह घुस रहा था। स्टडी रूम में उसकी नजर एक अलमारी पर पड़ी। ताला खुला था। अंदर फाइलें, पुराने डॉक्यूमेंट और नीचे एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स। आदित्य ने ढक्कन खोला। अंदर एक पेन ड्राइव,
उसके ऊपर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 217। आदित्य की सांस रुक सी गई, यानी विक्रम सच कह रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, मुझे पता था तुम यहां आओगे। आदित्य पलटा। दरवाजे पर अजय कुलकर्णी खड़ा था, हाथ में बंदूक, चेहरे पर थकी हुई मुस्कान। तुमने देर कर दी आदित्य। आदित्य ने धीरे से पूछा, तुम किसके साथ हो? अजय हंसा। मैं हमेशा सिस्टम के साथ था, और सिस्टम अरुण मल्होत्रा है। आदित्य का गला सूख गया। तो सब तुम जानते थे? सब, अजय बोला। एक्सपेरिमेंट, मौतें, विक्रम की वापसी और तुम्हारी यादों का लौटना, सब कंट्रोल में था। आदित्य ने पेनड्राइव जेब में डाल ली। अब तुम मुझे मार दोगे? अजय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं, तुम अभी जिंदा रहोगे, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। उसी पल घर की बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और अगले ही सेकंड एक गोली चली। किसी की चीख गूंजी। लाइट वापस आई। जमीन पर अजय गिरा पड़ा था, सीने से खून बह रहा था, और खिड़की के पास एक परछाई फिर से गायब हो गई। अजय कांपती आवाज में बोला, बहुत देर हो चुकी है आदित्य। अरुण मल्होत्रा अब सब मिटाने वाला है। कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सब कुछ तुम पर डाल देगा, और विक्रम को आज रात ही मार दिया जाएगा। इतना कहकर अजय की आंखें बंद हो गईं। आदित्य समझ गया, अब खेल सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुका था। सुबह तक या तो सच्चाई बाहर आएगी, या फिर वो खुद इस पूरे केस का कातिल बना दिया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, अगर विक्रम मर गया तो इस कहानी का आखिरी सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अजय की लाश के पास कुछ पल खड़ा रहा। 20 साल की दोस्ती एक पल में खत्म हो चुकी थी, और अब उसके हाथ में थी एक पेन ड्राइव जिसमें पूरी सच्चाई बंद थी। लेकिन उससे पहले विक्रम को बचाना था, क्योंकि अगर विक्रम मर गया तो यह सारा खेल हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाएगा। आदित्य सीधे क्लिनिक की तरफ भागा। रात के 2 बज रहे थे। रास्ता सुनसान था। मन में डर भी था और गुस्सा भी, क्योंकि अब वो जान चुका था, अरुण मल्होत्रा सिर्फ गवाह नहीं मिटा रहा था, वो एक नई कहानी बनाने वाला था, जिसमें कातिल आदित्य खुद होता। क्लिनिक के बाहर अजीब सी हलचल थी। 2 काले रंग की गाड़ियां, कुछ लोग मास्क पहने हुए। आदित्य ने गाड़ी दूर रोकी, चुपचाप अंदर घुसा। कॉरिडोर में कोई नर्स नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ सन्नाटा। विक्रम का कमरा खुला था। अंदर बिस्तर खाली, खून के कुछ धब्बे, और जमीन पर गिरी एक टूटी हुई सिरिंज। आदित्य की सांस रुक गई। मतलब वे लोग पहुंच चुके थे। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, वो उसे लेकर पुराने मिलिट्री हॉस्पिटल गए हैं। आदित्य पलटा। कोने में वही डॉक्टर खड़ा था जिसने विक्रम का ऑपरेशन किया था। कांपते हुए बोला, सर, वे खुद को इंटेलिजेंस अफसर बता रहे थे। कह रहे थे मरीज सरकारी कैदी है। आदित्य समझ गया। मिलिट्री हॉस्पिटल मतलब अरुण मल्होत्रा का सीधा इलाका। वहां से कोई जिंदा बाहर नहीं आता। उसने तुरंत राहुल को कॉल किया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राहुल की आवाज घबराई हुई थी। सर, आपके खिलाफ अभी अभी ऑर्डर निकला है। कह रहे हैं आप 3 मर्डर केस में मुख्य संदिग्ध हैं। आदित्य का खून ठंडा पड़ गया। मतलब खेल शुरू हो चुका था। राहुल, आदित्य बोला, अगर मुझ पर भरोसा है तो आज रात कोई रिकॉर्ड नहीं बनेगा और कोई आदेश तुम तक नहीं पहुंचेगा। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सर, मैं आज सिर्फ आपका अफसर नहीं, आपका दोस्त हूं। आदित्य सीधे पुराने मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचा। ऊंची दीवारें, चारों तरफ पहरा, लेकिन ये जगह उसे बहुत अच्छी तरह याद थी। यहीं 12 साल पहले उसका दिमाग तोड़ा गया था। पीछे की पुरानी सुरंग से वो अंदर घुसा। कॉरिडोर वही थे, लाइट वही, गंध वही, और दिल में वही डर। ऑपरेशन थिएटर के बाहर 2 गार्ड खड़े थे। आदित्य ने पीछे से वार किया, एक गिरा, दूसरा बेहोश। अंदर घुसते ही उसने देखा
विक्रम स्ट्रेचर पर बंधा था, ड्रिप लगी हुई, आंखें आधी खुली, और सामने सफेद कोट में खड़ा था अरुण मल्होत्रा। अरुण ने पलटकर देखा, मुस्कुराया। आ गए आदित्य, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। आदित्य ने बंदूक तान दी। ये सब खत्म करो। अरुण हंसा। खत्म? नहीं, अब तो सब शुरू होने वाला है। अरुण ने धीरे से कहा, कल सुबह पूरे देश को पता चलेगा कि केस 217 का कातिल तुम हो। और ये आदमी विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, झूठा गवाह जो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। आदित्य समझ गया, अब या तो वो मरेगा या फिर इतिहास बदलेगा। और तभी विक्रम ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आदित्य, पेन ड्राइव, सीधे मीडिया नहीं, पहले उस कमरे में जाना जहां तुम्हें कोमा में रखा गया था। वहां असली सबूत अभी भी है। आदित्य चौंक गया। मतलब जो उसके हाथ में था वो पूरा सच नहीं था। अरुण ने बंदूक उठाई। अब बहुत हो गया। और उसी पल ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा जोर से खुला। अंदर घुसे 3 कमांडो और उनके पीछे राहुल, हाथ में वारंट। डीजीपी साहब, राहुल बोला, आप गिरफ्तार है। अरुण कुछ पल हैरान रहा, फिर मुस्कुराया। बहुत अच्छा खेल आदित्य, लेकिन तुम अभी भी पूरा सच नहीं जानते। और उसी समय हॉस्पिटल की बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। एक गोली चली, फिर दूसरी, चीखें गूंजी, और जब लाइट वापस आई, अरुण मल्होत्रा गायब था। एक कमांडो मरा पड़ा था और विक्रम की स्ट्रेचर खाली थी। आदित्य की सांस अटक गई। मतलब अरुण भाग चुका था और विक्रम फिर से किसी के कब्जे में था। और अब असली खेल अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था।